आज मैं साबुन एवं अपमार्जक का पार्ट ले रहा हूँ। इसमें साबुन, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ साबुन क्या होते हैं। उच्चतर वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। और ये जो सोडियम पोटेशियम लवण है, ये इनका निर्माण किस प्रकार से होता है। ये रहा सोडियम पोटेशियम लवण। इनका निर्माण किस प्रकार से होता है। ऑयल और फैट, ऑयल और फैट की अगर हमने बेस से रिएक्शन करवाई, यानी NaOH से हमने यहाँ लिया, तो हमें मिल गया सोडियम स्टीरेट। ये सोडियम स्टीरेट कौन सी स्थिति में है, C17H35 अगर हम यहाँ पर ले रहे हैं, तो ये हो गया सोडियम स्टीरेट। इसी तरह से पॉमिटिक हो गया, ऑलिक हो गया, इनके भी जो सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होंगे वो साबुन होंगे। सोडियम लवण को हम क्या बोलते हैं, अगर सोडियम सॉल्ट है तो वो साबुन कौन सा होता है, हार्ड सोप होता है। तो पोटेशियम लवण का होता है तो वो सॉफ्ट सोप होता है। अब जब इस प्रकार से हम रिएक्शन करवाते हैं तो ऐसी स्थिति में NaOH से करवाने पर हमें ग्लिसरॉल प्राप्त होता है और साथ ही साबुन प्राप्त होता है। अब हम कह रहे हैं कि अब इसमें जैसे हमने लिया हायर फैटी एसिड्स क्यों लिया, यानी कि हमने C17H35COONA हमने इसे सोप कहा है हमने। तो अब हम कहते हैं कि अगर हम मान लो जो जनरली हमें लेने कितने पड़ते हैं, 8 से 18 कार्बन तक के हमें फैटी एसिड लेने चाहिए। क्योंकि अगर 8 कार्बन से कम का हमने लिया तो वो तेल या मैल के साथ, ये जो यानी कि जो धूल या चिकनाई के कणों के साथ इमल्शन नहीं बनाता, अतः अपमार्जन क्रिया नहीं होगी। जबकि अगर मान लो आपने हायर ले लिया, इससे ज़्यादा 18 से ज़्यादा ले लिया, तो ऐसे में क्या होगा, वो विलयी नहीं होगा, सोल्यूबल ही नहीं होगा। अतः 18 कार्बन से अधिक का अम्ल जल में अविलय होता है, जिससे अपमार्जन क्रिया नहीं होगी। तो इसलिए 8 कार्बन से कम का भी नहीं लेना चाहिए और 18 कार्बन से अधिक का भी नहीं लेना चाहिए। अब हमने कहा साबुन में क्या होता है, एक तो होता है जैसे हार्ड सोप, तो हम, और दूसरा हमने कहा मृदु सोप। हमने बोल ही दिया कि भाई ये बनेगा कैसे, कि सामान्य तेल या जो वसा है, यानी तेल या वसा ये हो गए, तो ये एस्ट्रिक फॉर्म जो हो गई, इसको अगर हम NaOH से करवाते तो साबुन मिलता है, उसे हमने हार्ड बोल दिया। और अगर हमने KOH से करवा दी, जो हमें साबुन मिला यानी पोटेशियम सॉल्ट मिला, तो उसे हमने वो बोला, उसे क्या बोला, मृदु सोप बोल दिया, यानी सॉफ्ट सोप बोल दिया। इसमें मुक्त क्षार कुछ मात्रा में उपस्थित होता है, जबकि इसमें दूसरे में, यानी कि इसमें मुक्त क्षार जो है वो कम मात्रा में उपस्थित होता है। ये कपड़े धोने के काम में आता है और ये नहाने और शेविंग के काम आता है। अब आता है मेटेलिक सोप क्या होता है। तो सोडियम पोटेशियम के अतिरिक्त अगर आप कोई ले लेते हो दूसरा, तो ये सोडियम पोटेशियम के अतिरिक्त कोई और दूसरा सॉल्ट लिया आपने, तो ऐसी स्थिति में वो कहलाएगा मेटेलिक सोप, यानी जिंक हमने ले लिया। तो जिंक का जो उपयोग होता है वो टॉयलेट साबुन या टॉयलेट पाउडर के रूप में होता है। इसी प्रकार मेडिकेटेड हो गया, नीम डालकर बना सकते हो तो एंटीसेप्टिक के रूप में आ जाएगा। ऐसे ही अगर आपको ट्रांसपेरेंट बनाना है तो आप उसमें क्या कर दो, ग्लिसरीन को डाला जाता है और अल्कोहल भी मिलाते हैं। और अगर आप समुद्री बनाना चाहते हो तो उसमें नारियल तेल का उपयोग किया जाता है, जो समुद्री पानी के साथ भी झाग देता है। ऐसे ही फ्लोटिंग बनाने के लिए उस साबुन बनाने के दौरान अधिक वायु को प्रवाहित कर दिया जाता है। अब साबुन निर्माण की विधियां क्या हो गई। साबुन निर्माण के लिए 3 विधियां हैं, एक है कोल्ड प्रोसेस, एक है हॉट प्रोसेस, और तीसरा कौन सा हो गया, आधुनिक विधि। तो हम सबसे पहले कोल्ड प्रोसेस की बात करेंगे। कोल्ड प्रोसेस में क्या हो गया, बहुत नॉर्मल सा है कि यानी आपने ऑयल और फैट लिया, जैसे हमने लिया, और NaOH साथ में ले लिया, और इसको हमने क्या कर दिया, हिला लिया और फिर पड़ा रहने दिया काफ़ी देर तक, तो हमें सोप प्राप्त हो जाएगा। और अब आता है गर्म प्रोसेस, यानी हॉट प्रोसेस, और आधुनिक प्रोसेस, जो मैं अभी नेक्स्ट पेज पर आपको बता रहा हूँ। तो अब गर्म प्रोसेस में क्या होता है, गर्म प्रोसेस में मैंने लिखा है 3 पार्ट के अंदर इसको बताया। तो सबसे पहले हमने तेल की NaOH के साथ रिएक्शन कराई, तो हमें सोप प्लस ग्लिसरॉल प्राप्त हो गया। इसका झागदार मिश्रण हमने बोल ही दिया था कि हमने तेल और NaOH की रिएक्शन करवाई तो हमें क्या मिल गया, ये मिल गया और ग्लिसरॉल मिल गया था। तो हमने कहा इसे हमने गर्म करा तो हॉट प्रोसेस में आ ही गया। अब हम कह रहे हैं उपरोक्त जो झागदार मिश्रण है उसमें NaCl भी मिलाते, जिससे साबुन पृथक हो जाता है। तो इसमें NaCl मिलाते तो ये जो साबुन है वो पृथक हो जाएगा। अब बचे विलयन को हम क्या बोलते हैं, स्पेंट लाई बोलते हैं, शेष लाई बोलते हैं, जिसमें ग्लिसरॉल होगा, यानी सोप तो अलग हो गया NaCl मिलाने पर, लेकिन अब जो बचा हुआ जो विलयन होगा उसमें उसे शेष लाई का है, जिसमें क्या होगा, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है आपसे, शेष लाई क्या होता है। तो जिसमें ग्लिसरॉल होगा, क्षार होगा और लवण भी कुछ मात्रा में होगा, जिसे ग्लिसरॉल प्राप्त करने के लिए काम में लेते हैं। और तीसरा हमने कहा उसकी फिनिशिंग या परिष्करण, जिसको हम कहते हैं, साबुन विलयन को NaOH के साथ उबालते हैं, जिससे शुद्ध साबुन प्राप्त होता है।
यानी कि जो हमें सोप विलयन प्राप्त हुआ था उसमें हम कहते हैं उसको NaOH के साथ उबालते हैं तो शुद्ध साफ प्राप्त होता है। विलयन में शेष बचा तेल व वसा भी साबुन में परिवर्तित हो जाता है। अब इसमें हम कह रहे हैं कि अतः फिलर, अब इसमें फिलर मिला दिए जाते हैं। फिलर जैसे हमने कह दिया कि जैसे सिलिकेट हो गया, सुगंध रंग आदि के लिए हमने इसमें कुछ जो मिला दिया, जिससे कि क्या हो गया, ये इसमें पर्याप्त गुणों को, वांछित गुणों को लाया जा सकता है, यानी पूरक से साबुन में वांछित गुणों को प्राप्त किया जा सकता है। और अब आता है आधुनिक विधि। आधुनिक विधि में दो प्रकार से, एक इटनर विधि है और एक दूसरा हो गया हमने कहा विचेल प्रक्रम। तो इसमें तो हम कहते हैं कि तेल व सोप का जल अपघटन उच्च प्रेशर और ताप पर और उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाते हैं। उत्प्रेरक कौन सा लेते हैं, चूना अथवा जिंक ऑक्साइड। जबकि विचेल में हम क्या लेते हैं, डाइल्यूट H2SO4 व एरोमेटिक सल्फोनिक अम्ल को उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया, उत्प्रेरक के रूप में उपयोग करते हैं। अब आता है कि अब साबुन और अपमार्जक में अंतर क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि साबुन और अपमार्जक में आखिर अंतर क्या होता है। तो साबुन तो होते हैं, साबुन तो जो हमने कहा वो तो अभी हमने कहा है कि ये फैटी एसिड्स के सोडियम लवण है, जबकि ये सल्फोनिक एसिड के होते हैं। यानी अपमार्जक क्या होते हैं, डिटर्जेंट क्या होते हैं, इसे सोपलेस सोप भी कहा जाता है। ये सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। ये हमने कहा ये रहा ये डिटर्जेंट, और ये हमने कौन सा बोल दिया, ये हमने बोल दिया सोप। अब जब हम इसका जल अपघटन करवाते हैं तो हमें क्या मिला, यहाँ पर RSO3H और NaOH। और इसका जब जल अपघटन करवाया, यानी किसका, ये किसका करवाया हमने, ये तो करवाया अपमार्जक का, और ये हमने किसका करवाया, सोप का। तो हमें मिला RCOH और NaOH। अब ये प्रबल अम्ल प्रबल क्षार दोनों है, जबकि यहाँ दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, ये जो सॉल्यूशन हो जाएगा ये तो न्यूट्रल हो जाएगा, जबकि ये जो सॉल्यूशन हो जाएगा ये बेसिक हो जाएगा। अब हम कहते हैं तो इसलिए जो इसका उपयोग है, यानी उदासीन वाले का, यानी डिटर्जेंट का, तो ऐसे में डिटर्जेंट का उपयोग जो है वो ऊनी व रेशमी कपड़ों के लिए किया जा सकता है, जबकि सोप का क्योंकि विलयन क्षारीय होता है, अतः इसका उपयोग ऊनी रेशमी कपड़ों के लिए नहीं करते। हाँ, तो मैंने आपको कहा था कि साबुन जो होते हैं वो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं, किसके, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल के। जबकि जो डिटर्जेंट होते हैं वो होते हैं सल्फोनिक अम्ल होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि अगर हम कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है, कठोर जल में हमें पता है क्या उपस्थित होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम आयन उपस्थित होते हैं। तो कठोर जल में अगर हमने साबुन को लिया तो साबुन क्या बना लेगा, सोडियम प्लस हट जाएगा उसमें से, और उसकी जगह आ जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन आ जाएगा। तो ये जो बनाएंगे ये इनसोल्युबल सॉल्ट होंगे। यानी जब हमने साबुन को कठोर जल में डाला तो वो क्या बना लेगा, इनसोल्युबल सॉल्ट बना लेगा, किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट के साथ। या यूं समझे कि सोडियम और पोटेशियम हटकर वहां पर आ जाते कैल्शियम या मैग्नीशियम। तो ये जो इनसोल्युबल सॉल्ट हो गए, ऐसी स्थिति में अब ये काम नहीं आएगा, क्योंकि जब साबुन सोल्युबल ही नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में वो अपमार्जन क्रिया किस प्रकार से करेगा। अब हम कहते हैं कि साबुन का अब जबकि हमने क्या लिया, डिटर्जेंट। अब डिटर्जेंट क्या होते हैं, सोडियम सॉल्ट होते हैं, किसके, सल्फोनिक अम्ल के, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट। अब जब हम इसको कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो कि कठोर जल में उपस्थित है उसमें डालते हैं हम, तो ये क्या करेगा, कठोर जल के कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन, जो सोडियम पोटेशियम आयन है, वो उसको रिप्लेस करके वहां पर आ जाएंगे कैल्शियम मैग्नीशियम आयन। यानी ये सल्फोनिक सॉल्ट बना लेगा इसके साथ, कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ। लेकिन ये विलय होंगे, अगर विलय होंगे तो ही तो अपमार्जन क्रिया करेंगे। तो इस प्रकार से ये क्या करेंगे, ये विलय होकर ये अपमार्जन क्रिया करेंगे। तो अब इस प्रकार से एक सोप और डिटर्जेंट में सबसे बड़ा अंतर यही आ गया कि जो सोप है वो कठोर जल के साथ झाग नहीं देते, जबकि जो डिटर्जेंट है वो कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करते हैं, और यानी कि उसके साथ अपमार्जन क्रिया करते हैं। और एक अंतर हम बता ही चुके हैं आपको कि सोडियम पोटेशियम सॉल्ट होते हैं किसके, सल्फोनिक अम्ल के अपमार्जक, जबकि जो सोप होते हैं वो वसी अम्लों के, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट होते हैं। इसी प्रकार जो सोप का जलीय विलयन जो होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है, सोप का नहीं, सोप का उदासीन नहीं, ये डिटर्जेंट का उदासीन होता है। ये डिटर्जेंट यानी ये अपमार्जक का, अपमार्जक मार्जक का तो क्या होता है, उदासीन होता है, क्योंकि कठोर अम्ल कठोर क्षार से मिलकर, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से मिलकर बना है। जबकि जो साबुन है उसका जो जलीय विलयन है वो क्या होता है, वो दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार से मिला है, तो ये क्षारीय होता है।
तो इसलिए ये ऊनी और रेशमी कपड़ों के लिए उपयोग में नहीं आता। कौन नहीं आता? साबुन नहीं आता। अब लास्ट इसमें हम कहते हैं जो अपमार्जक है वो कठोर जल को मृदु करने में भी उपयोग में आते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर मान लो कठोर जल है तो उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम आयन है, और कैल्शियम मैग्नीशियम आयन को रिप्लेस ही तो करना है हमें, तो हम क्या कर देंगे कि उसे हम जब डिटर्जेंट में डालते हैं तो कैल्शियम मैग्नीशियम आयन तो वहाँ चले जाते हैं डिटर्जेंट के साथ, और पानी में क्या रह जाता है? सोडियम प्लस आयन रह जाता है, तो ये मृदु बन जाता है, यानी सॉफ्ट बन जाता है। तो आज के लिए इतना ही लेंगे। अब ये अपमार्जन क्रिया जो है वो नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू।